हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर ब्लड की बात की थी। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ब्लड के बारे में। तो मेनली ब्लड के हम लोगों ने कंपोनेंट की बात की थी कि ब्लड जो होता है किन किन लोगों से मिलके बना होता है। तो मेनली ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट, है ना। लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? सीधा सीधा सर, यहाँ पे सॉलिड पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। 3 भागों में। सबसे पहला पार्ट आरबीसी, दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स। ठीक है, आई बात समझ में। मेनली जो आरबीसी है, आरबीसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त सेल। क्या बोलते हैं? कणिका या कोशिका बोलो, कोशिका बोलो सबसे बेहतर है, कोशिका। यहाँ पे बोलोगे आप श्वेत रक्त कोशिका। मेनली श्वेत का मतलब सफेद होता है, तो सफेद भी बोल सकते हो आप, ओके। कोशिका। और ये है प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। ठीक है, ये तो इसके साधारण नाम हुए। ये इसके कैसे नाम हो गए? साधारण नाम। यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर इनके साइंटिफिक नेम, यानी जो आप मेनली देखोगे मतलब इनको यूज किया जाएगा मेडिकल के टर्म में। मतलब मेडिकल में जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी ना बोल जाएगा रेड ब्लड सेल आरबीसी, ठीक है। तो इसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, एक टेक्निकल टर्म होता है हर जगह। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, यानी इंग्लिश में भी इसको लिख लो एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ये इसका टेक्निकल टर्म है, मेडिकल फील्ड में इसको इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। और फिर यहाँ पे है प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट्स, क्लियर है। ये इनका ये जनरल नेम है, इस नाम से आप जानते हो, और टेक्निकल नेम इनका ये है, ओके। अब बात करें तो ये जो लिक्विड पार्ट है ये कितना होता है पूरे ब्लड के अंदर, मतलब पानी वाला पार्ट। तो मेनली मैंने बताया है आपको 55 से लेके 60% तक होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? तो ये 40 से लेके 45% तक होता है, ठीक है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखो ये तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर अभी हम कंपोनेंट देखेंगे। मेनली यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, हल्की सी बात कर लें, तो ये सॉलिड पार्ट में जो 40 से 45% पार्ट है, इनमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो आरबीसी। जैसे 40 से 45% या सॉलिड पार्ट अपने आप में 100% होगा ना, तो उस सॉलिड यानी 100% पार्ट में 99% क्या पाया जाता है? आरबीसी। यानी आरबीसी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं है। और मेनली इसकी संख्या से भी पता लगाया जा सकता है कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या यानी क्वांटिटी आप देखोगे लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। क्या होती है? 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी टोटल का मात्र 0.2% होता है। कितना होता है? 0.2%। 8 से 10,000, 8,000 से लेके 10,000 तक होता है, ठीक है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो पूरे ब्लड के अंदर, मतलब सॉलिड पार्ट के अंदर 0.8% इसका वेटेज होता है। मेनली इसको आप जानते हो 2.5 लाख तक होता है ना। 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख, क्लियर है? हाँ या ना। तो ये तो आपका सॉलिड पार्ट है। और सॉलिड पार्ट के बारे में मैंने बताया कि देखो यार, आरबीसी जिसको लाल रक्त कणिका बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं, इसको टेक्निकल नेम क्या दिया गया है? एरिथ्रोसाइट। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा भाग इसी का होता है ना। ध्यान देंगे कितना होता है? 99%। अच्छा, इसकी संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसका साइज क्या होगा? अच्छा ये बताओ,
ये बताओ, सिंपल समझा जाए। आप लोग एक डेस्क पे बैठे हो तो आपकी हाइट बड़ी बड़ी, मतलब आप लोग बड़े लोग हो, बड़े लोग मतलब समझ पा रहे हैं ना? हाँ, जैसे भी समझ पाओ, जो भी फील करो, बड़े लोग ही हो। अब एक डेस्क पे 4 लोग बैठे हो, अगर मैं आपको हटा के छोटे बच्चों को उसी डेस्क पे बैठा हूँ तो कितने लोग आएंगे? कम से कम 6-7 आ जाएंगे। यानी अगर वो छोटा रहेगा तो ज़्यादा संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? छोटे बच्चों को बैठा हूँ तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इस रूम के अंदर अगर सपोज कर ले रहा हूँ 30 बच्चे बैठ पा रहे हैं, आप जैसे लोग यानी बड़े लोग, तो छोटे बच्चों को अगर बिठाऊँ तो लगभग 50-60 भर सकता हूँ ना? आया ना एज्यूम्शन? तो इसका मतलब अगर संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वो क्या होगी, इसकी साइज़ क्या होगी? छोटी। वैसे ही यहाँ आरबीसी के साथ भी है, आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो साइज इसकी क्या है? छोटी। ये बात याद रखिएगा। अगर साइज की बात कर दिया जाए तो साइज क्या होता है इसका? छोटा होता है। साइज क्या होता है? छोटा। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात कर दी जाए तो डब्ल्यूबीसी का साइज क्या होगा? सबसे कम है ना, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, है ना? तो साइज के अनुसार यहाँ पे देखा जाए साइज यहाँ पे बड़ा, ठीक है। अभी कंपैरिजन भी करवा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट का किससे बड़ा होगा? आरबीसी से बड़ा होगा साइज, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आरबीसी से बड़ा। नीचे तक आ रहा है, पहले एक बार देख लीजिएगा, ठीक, कैमरे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा संख्या के आधार पे, यानी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के बिहाफ पे आप बात करोगे तो आरबीसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स पाया जाता है ना? और फिर डब्ल्यूबीसी। थोड़ा सा और लिख जाते हैं नीचे। तो आरबीसी पहले नंबर पे, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी। संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। और साइज के बिहाफ पे देख लो तो साइज के बिहाफ पे कौन होगा सबसे आगे? डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स के बाद आरबीसी। क्लियर है? आया ना? तो सबसे छोटी साइज आरबीसी की, सबसे बड़ी साइज डब्ल्यूबीसी की, क्योंकि संख्या उसकी क्या है? कम। क्लियर है? इसमें कोई दुविधा? बताइए, एकदम इजी था। आया ना? अब और आगे बढ़ा जाए तो मेनली और आगे अगर हम बढ़े, और अब हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की। ये तो जनरल जानकारियाँ थी, अभी हम बारी बारी इनको डील कर रहे होंगे, इनको, ठीक है। अब हम जनरल जानकारी से ऊपर उठते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सब देखेंगे। मेनली सबसे पहली बात करेंगे हम इसके कलर की। जैसे यहाँ पे कलर देख रहे हो, रेड ब्लड सेल का कैसा है? लाल रक्त कोशिका यानी रेड है ना? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट। उसी के कारण ये जो कोशिका है वो क्या होती है? रेड होती है। समझ में आ रहा है? ये डब्ल्यूबीसी है, यानी ये इसका सफेद रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और ये प्लेटलेट्स है। क्लियर? हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का कलर कैसे होता है? तो एक्चुअल में इसका कलर होता है येलो, पीला कलर का। किस कलर का? पीले कलर का होता है। कौन? हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन से कलर का? पीले कलर का। पूरा एकदम प्योर पीला नहीं होगा, हल्का पीला मैं बोल सकता हूँ, हल्का पीला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ, ठीक है ना? क्या डाल देता हूँ यहाँ पे? लाइट येलो। नहीं तो फिर आप पूरा पीला समझ लोगे तो फिर समझ में आएगा कि हल्दी माफिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लाइट येलो कलर, तो इसलिए मैं हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अब आपके मन में चल रहा होगा सर इसके कारण किसके कारण इसका जो कलर है, किसके कारण इसका जो कलर है वो क्या है? पीला होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ लिए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मेनली लीवर 2 तरीके का पिगमेंट अपने बॉडी में देता है, ठीक है ना? जब वो बाइल जूस क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस कंडीशन में वो 2 तरीके के पिगमेंट भी दे रहा होता है। पहले पिगमेंट का नाम है, ध्यान देंगे, लीवर जो पिगमेंट देता है, लीवर के पिगमेंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरीके का पिगमेंट आपको मिलेगा, एक होगा बिलीरुबिन और एक होगा बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीरुबिन जो है ये एक्चुअल में कारण बनाता है पीले कलर का, यानी पीला रंग किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। और बिलीवर्डिन से क्या मिलता है? हरा रंग, ग्रीन कलर। समझ में आया? ये कहाँ से आता है? ये एक्चुअल में बाइल जूस में होता है। किस में प्रेजेंस होता है? बाइल जूस में, बाइल जूस में ही प्रेजेंस होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। मेनली ये कौन बनाता है? लीवर। अब ये बिलीरुबिन के कारण ही ये जो प्लाज्मा है इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो होता है।
समझ में आया? और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यही बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है, यही बिलीरुबिन की मात्रा जब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इन द केस ऑफ एक्सेस, यानी बढ़ जाने के केस में, केस ऑफ एक्सेस, बढ़ जाने के केस में आपके बॉडी के अंदर एक बीमारी पैदा होती है जिसको आप जानते हो जॉन्डिस के नाम से। जॉन्डिस, हिंदी में बोलते हैं इसको पीलिया, है ना? ठीक है, पीलिया क्यों होता है समझ में आ रहा है? क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हमारे पूरी बॉडी के अंदर कि देखते हो कि पीलापन छाने लगता है ना? बिलीरुबिन एक प्रकार से क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है? क्या है? पिगमेंट का मतलब वर्णक है, समझ लीजिए। और मेनली ये एक प्रकार से जूस के साथ क्रिएट होता है, मतलब एक एंजाइम के साथ रहता है, तो इसलिए इसका बॉडी के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। इसकी मात्रा ज़्यादा या कम होगी तो इसका पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, पीलिया यानी जॉन्डिस। समझ में आया? तो कोई भी आपसे पूछे कि आपके बॉडी पीलिया के केस में, यानी पीलिया जब बीमारी होती है तो आपके बॉडी का कलर पीला क्यों होता है, क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या सिंबल है कि हमारा जो लीवर है वो सही तरीके से अब काम नहीं कर पा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? ये याद रखेंगे, क्लियर? क्योंकि अगर लीवर सही तरीके से काम करता तो सही तरीके से नियंत्रित होकर वो पिगमेंट को सीक्रेट करता, ज़्यादा मात्रा में कैसे सीक्रेट हो जाता है ना? क्लियर है? तो पीलिया में क्या होता है, आंखें पीली होने लगती हैं, नाखून पीले होने लगता है, जहाँ भी देखेंगे हाथ पीला होगा, शरीर पीला होने लगेगा, खून की कमी होने लगेगी आपके बॉडी के अंदर। समझ में आया? तो प्लाज्मा का जो पीला कलर है वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको ना समझ में आए बताइए। सब आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा के क्या बोलते हैं, क्रिएशन पे। तो प्लाज्मा बनता कहाँ है भाई? सीधी बात, पूरा खून कहाँ बनता है बता सकते हैं? पूरा खून कल की क्लास में बताया गया था ना, बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो प्लाज्मा भी कहाँ बनेगा? फॉर्मेशन क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में होती है इसकी फॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं पे क्या बनता है आपका, प्लाज्मा भी। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा मैं और आगे अगर इसको पढ़ाऊँ तो अब सिंपल ये देखा जाए कि आखिर प्लाज्मा के अंदर होते क्या क्या है ना, यानी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इसके बारे में बात किया जाए, बनता कहाँ ये भी समझ में आ गया। अब ये देखना है कि क्या क्या होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। तो अब मैं सबसे पहले इसको मिटाऊंगा, उस साइड वाले को, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा देखेंगे। तो मेनली प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वो है वाटर। 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। यानी प्लाज्मा का 90 से 92% पानी है। समझ में आया? उसके बाद देखोगे तो कुछ ग्लूकोज मिलेंगे, मतलब ग्लूकोज मिल जाएगा आपको। मेनली क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और इसके साथ साथ कुछ आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयन। अब आयन कौन कौन से मिलेंगे? तो मेनली कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब तरीके के आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयन। आयन समझते हैं ना, जिसपे चार्ज होता है, कैल्शियम और उसके बाद पोटेशियम, फिर बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है? आयन है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस आयन, ये कैल्शियम प्लस पोटेशियम प्लस बाइकार्बोनेट, ये सब के सब क्या है? आयन है। ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ये कितने प्रतिशत मिलेंगे? तो मेनली ये 1 से 2% मिलेंगे आपको। 1 से 2%। मैं ऐसे एज्यूम्पशन में दे रहा हूँ कि देखो ये सबकी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं कि सबके अंदर बराबर पाया जाएगा, है कि नहीं है? सबके अंदर अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब उसके बाद बचा कुचा जो होता है वो है प्रोटीन। और देखिए प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? प्रोटीन। देखो वाटर था, पानी था, हमारे अनुसार कुछ नहीं है पानी। पानी के बारे में क्या पढ़ना? ग्लूकोज और आयन।
तो मेनली आयन और ग्लूकोज तो समझ में आया, ग्लूकोज तो होगा ही होगा क्योंकि खाना खाते हैं तो पूरा खाना खाने में सबसे मेन क्या होता है, ग्लूकोज। जहाँ पे कहीं भी कोई भी पार्ट होगा वहाँ पे ग्लूकोज तो जरूर होगा। बॉडी के हर अंग के पास, हर पोर्शन के पास क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। तो ग्लूकोज पाया जाना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और बची कुछ ही बात जो रही आयंस की, तो आयंस इसलिए पाए जाते हैं ताकि जब हम जो दवा वगैरह खाते हैं उनके साथ क्या बना पाए, ये कॉम्बिनेशन बना के क्या करा पाए, सर्कुलेट करा पाए एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आया है? केमिकल रिएक्शन होता है भाई दवाओं का, समझ में आ रहा है? तो अब बात करते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह प्रोटीन अलग अलग होता है, सेम प्रोटीन नहीं होता। जैसे ग्लूकोज तो सेम ही होगा हर जगह, C6H12O6, लेकिन प्रोटीन हर जगह अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, क्योंकि काम उनका अलग अलग होता है। और देखो प्रोटीन ही तो मेन है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से सब काम हो रहा होगा। ग्लूकोज तो एनर्जी दे रहा है ना, लेकिन अगर एक सेल के पास एक अलग फंक्शन है काम करने का, तो उसका कारण क्या है कि उसके पास प्रोटीन क्या है, अलग। समझ में आया ना? जैसे दांत अलग काम कर रहा है, जीभ अलग काम कर रहा है, सपोज कर लो, तो इसका मतलब जीभ के पास अलग प्रोटीन है और दांत के पास अलग प्रोटीन। तो प्रोटीन ही क्या करता है, डिफाइन करता है उनके वर्क को। क्लियर है? अब मेनली अगर हम इसके प्रोटीन की बात करें तो इसमें कई सारे प्रोटीन पाए जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। दूसरा एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, ठीक है, एल्ब्यूलिन। तीसरा नाम तो सुना ही होगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। चौथा थ्रोम्बिन। पांचवा तो पांचवा आता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। छठा फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन। ये सब के सब क्या है, प्रोटीन है। ये सब के सब क्या है, प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। याद रह जाएगा, बड़ा आसान है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। अब इसमें देखो सबका काम अलग अलग है, तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को एक साथ रख लेता हूँ, क्योंकि इनको हम एक बार देखेंगे पुनः। सर पुनः देखोगे? हाँ, देखो हम इनको कहाँ पे मिलेंगे एक बार और। जैसा कि अगर आप लोगों ने ऑफलाइन में देखा होगा, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, रक्त का थक्का जमा, है ना? तो रक्त का थक्का जमता है, मतलब कट जाता है आपका हाथ वाथ, तो खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खून रुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहाँ पे थक्का जम जाता है रक्त का, रक्त वहाँ पे मतलब जो खून है वहाँ पे जम जाता है और बाकी खून को बाहर आने से रोकता है। तो उस दौरान वो जो रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो ये चारों के चारों हैं। ये चारों मिलके रक्त का थक्का जमाते हैं। समझ में आया? तो प्लाज्मा के अंदर ये चारों के चारों प्रोटीन एक्चुअल में क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? इन चारों के बारे में हमको आगे पढ़ना है। देखो मैं अभी जस्ट नहीं बता सकता, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग अगर मैंने अभी बताया तो कई सारी चीज़ें आएंगी जो आपके ऊपर से चली जाएंगी, तो उससे बढ़िया है कि हम आगे जाके समझे। बस याद रखेंगे कि आगे हमको क्या करना है, ब्लड क्लॉट करवाना है और ये 4 प्रोटीन आएंगे। ठीक, अब आता है ग्लोब्यूलिन। क्या होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है भाई। कौन? ग्लोब्यूलिन। एक्चुअल में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यानी प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटीबॉडी? देखो यार, एंटीबॉडी तो सब कुछ है आपकी बॉडी के अंदर। जो एंटीबॉडी है यही फिलहाल के लिए सब कुछ है बीमारियों से बचाने के लिए। मेनली आपके बॉडी के अंदर जब कभी भी फॉरेन बैक्टीरिया जाते हैं, फॉरेन मतलब विदेशी बैक्टीरिया, विदेशी मतलब बाहरी कोई बैक्टीरिया जाता है, तो वो बैक्टीरिया, सीधी बात है, बैक्टीरिया किस मकसद से आपके बॉडी के अंदर एंट्री मारा है? सर खाना खाने के लिए। और खाना खाते तो साव धीरा नहीं खाएंगे सर, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आया? मेनली बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है भैया? तो बैक्टीरिया जो है आप लोग सभी लोगों को पता है हेट्रोथ्रॉप्स है। कैसे हैं? हेट्रोथ्रॉप्स है। एक होता है आउटोथ्रॉप, एक होता है हेट्रोथ्रॉप। आउटोथ्रॉप्स मतलब स्वपोषी,
यानी खुद से खाना बना के खा लेंगे। जैसे हमारे प्लांट किसी से खाना मांगने गए हैं आज तक? कभी प्लांट आपके शरीर के अंदर चले गए और वहाँ से खाना ले रहे हैं, ऐसा देखा आपने? नहीं। प्लांट जो है स्वपोषी है, खुद खाना बनाते हैं, खा लेते हैं। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बना पाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हम स्वयं हैं, हम भी खुद खाना बना पाते हैं, पैदा कर लेते हैं क्या खाना और खा लेते हैं? नहीं, हमको पेड़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पेड़ खाना बनाएंगे, वो खाना हम खाते हैं, या हम किसी जानवर को खा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेबल हैं, इसलिए हमको क्या बोला जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ही बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया भी क्या करता है? दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है। समझ में आ रहा है? दूसरे जीव मतलब कोई भी जीव है तो उसके ऊपर निर्भर रहेगा, उससे खाना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो मेनली ये कहानी है किसकी? बैक्टीरिया की। क्लियर? तो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला गया, या वायरस भी ऐसे ही करता है। वायरस बाहर मुर्दा रहता है, जो ही अंदर जाएगा तुरंत अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, क्योंकि एनर्जी मिल गई है, तो एनर्जी मिलते ही जिंदा हो जाता है। तो लिविंग के ऊपर वो भी डिपेंडेबल है। मेनली बहुत सारे जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सब के सब बेचारे दूसरे पे ही तो निर्भर हैं। तो ये आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? अब मान लो हमारी बॉडी अगर हम लोग ऐसा करें कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जो इनको रोक सके, तब तो कुछ ही दिन के भीतर, मतलब हम पैदा हुए और कुछ ही दिन के भीतर हमारा जो शरीर है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इन सब के लिए बन जाएगा। तो हम लोग तो खाना बन जाएंगे ना इनके। और इनको सबसे बड़ी बात, इनको हम देख सकते हैं, इनको तो हम देख भी नहीं सकते कि मार दें। भाई ऐसा दुश्मन जो हमको दिखाई दे रहा है उसको हम मार सकते हैं, जो दुश्मन हमको दिखाई नहीं दे रहा उसको हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो वही चीज़ है कि ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई हैं, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो इनको रोक सकता है, तो हमारी बॉडी कुछ ही दिन में जहाँ क्या बोलते हैं, जैसे बनी थी वैसे ही क्या हो जाएगी? खत्म। और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन के थ्रू एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? यही जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, इनको ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और मारने का काम करते हैं। समझ में आया ना? यानी एंटीबॉडीज का काम ही क्या है? उनको मारना जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? और मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी चीज़ें देखिए, बाकी चीज़ें जब नुकसान पहुंचाएंगी तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन है। एंटीबॉडीज का काम है, एंटीबॉडीज का क्या काम है? फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरस को मारने का काम करना। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोरोना वायरस के दौरान देखे होंगे तो कोरोना वायरस जब होता था तो क्या होता था? कोरोना वायरस के दौरान यही होता था कि एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर कोरोना गया तो उस कोरोना को मारने के लिए ग्लोबुलिन यानी प्लाज्मा क्या करता था? एंटीबॉडी बनाता था। अब अगर ये एंटीबॉडी उससे जीत गया तो ठीक है, नहीं जीत पाया तो खत्म है कहानी। समझ आ रहा है? मिली एंटीबॉडी का निर्माण करता था। एक बार ऐसे समझो कि मेरे बॉडी के अंदर कोरोना गया कोरोना का वायरस। अब कोरोना का वायरस जो ही जाएगा तुरंत ये ग्लोबुलिन प्रोटीन उसके अनुसार एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। कोरोना वायरस को देखने के बाद क्या करेगा? एंटीबॉडीज का तुरंत निर्माण करेगा। अब अगर ये एंटीबॉडी जो निर्माण हुई है, अगर ये क्या कर जाती है? कोरोना वायरस से फाइट कर लेती है तो मैं जीत जाऊंगा। आई बात समझे? इसका मतलब मेरे अंदर जो एंटीबॉडी है वो तगड़ी है ना? अब जीत गया, इसका मतलब कोरोना खत्म मेरे बॉडी से। तो अगले केस में सपोज कर लो किसी दूसरे को हुआ, अब दूसरा कमजोर है, समझ में आ रहा है? उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो रही है, मतलब जो निर्माण कर रहा है उसका प्लाज्मा वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उस व्यक्ति का प्लाज्मा लेता है जिस व्यक्ति के पास तगड़ी एंटीबॉडी है। समझ में आ रहा है? और इस क्या बोलते हैं प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो प्लाज्मा होता है उसको दूसरे को दे दिया जाता है ना? ताकि क्यों दिया जाता है? जानते हैं क्यों? ब्लड के अंदर प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा वाले पार्ट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस प्लाज्मा के अंदर, इस व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर शक्तिशाली एंटीबॉडी है और इसके अंदर कमजोर है। समझ में आ रहा है? तो जब ये शक्तिशाली वाली एंटीबॉडी उसके अंदर जाएगी तो क्या होगा? उसके पास भी शक्तिशाली एंटीबॉडी पहुंच गई। अब वो शक्तिशाली एंटीबॉडी उसका क्या कर सकती है? सामना करेगी और वो जो वायरस गया है उसको मार भगाएगी। समझ में नहीं आया? तो मेनली ग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या काम है? ग्लोबुलिन प्रोटीन का बताइए क्या मतलब है? मारना। उसके लिए एक प्रोसेस तैयार करना, एक जाल तैयार करना जिसके अंदर वो फंस जाए और कहानी खत्म। ठीक है?
और प्लाज्मा थेरेपी समझ गया। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, मेनली एक व्यक्ति का प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति के बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर एंटीबॉडी बहुत तगड़ी है, तो ये एंटीबॉडी जब उसके बॉडी में जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर भी क्या होगा, खतरनाक वाली एंटीबॉडी पैदा होगी। ठीक है, क्लियर है। अब आता है सर एल्ब्यूलिन क्या करता है, तो एल्ब्यूलिन का मतलब मेनली कारण है, अगर ध्यान से समझोगे तो रेगुलेट कराना, चीज़ों को रेगुलेशन में रखना। क्या करना, रेगुलेशन में, मतलब जो कोई काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होता है, अच्छे से करवा रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, नियंत्रित कर रहा होता है। दैट मीन्स इसका काम क्या है, देख रेख करना। समझ में आ रहा है, कहीं पे दिक्कत है तो उसको क्या करेगा, ये उसको जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करेगा, सिस्टम को अपने अनुसार, मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो वॉचमैन है ये। समझ आया ना, जो रेगुलेट करता है काम में, अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो उसको फास्ट करवाएगा, स्लो हो रहा है तो फास्ट करवाने का प्रयास करेगा, बहुत फास्ट हो रहा है तो उसको स्लो करवाएगा। मेनली वॉचमैन का काम वॉच करना होता है और देख, मतलब उसके साथ साथ मैनेज भी करना होता है। समझ में आ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम मतलब कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो मिस्त्री और लेबर काम कर रहे हैं, तो उसमें एक रखा जाता है ठेकेदार। ठेकेदार का काम क्या होता है, ठेकेदार का काम होता है रेगुलेट करना पूरे काम को। जहाँ पे मिस्त्री जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ढिलवाई बरत रहे हैं, तो उनको तेजी से काम करवाएगा, है ना। जहाँ पे सही तरीके से काम नहीं रहा वहाँ पे सही तरीके से करवाना। तो मेनली इनका काम यही है भैया, रेगुलेट करवाना, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है, यानी परासरण का काम करते हैं ये। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, तो ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट हैं और किनका क्या काम है, समझ में आ गया। मेनली वाटर 92%, ग्लूकोज और आयन, फिर प्रोटीन। प्रोटीन में सॉरी मैंने बोला कितने किनका क्या काम है वो समझ में आएगा, नहीं एक्चुअल में प्रोटीन के कौन कौन से काम है ये समझ में आ गया ना। देखिए हर प्रोटीन का अलग अलग काम है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना नोट करेंगे, अब हम चलेंगे आरबीसी की ओर। पहले इतना नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे आरबीसी की। तो आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, ये आप सभी लोग जानते हो, और नॉर्मली इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, है ना। ये क्या है, ये एक ऐसी कोशिका है जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो रेड होने का कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही लेक्चर में आया ना हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसका कलर जो होता है क्या होता है, रेड। ठीक है ना, तो कारण लिख दिया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीमो आयरन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, अब मेनली अब अगर हम आगे बढ़े तो एरिथ्रोसाइट में भी साइट जो है भाई वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको, सेल को। और एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड। तो ऐसा सेल जो क्या हो, रेड हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट। मेनली ये बात समझिए। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात करते कि इसको खोज करता कौन रहे हैं, खोज किन्होंने किया, तो इसकी खोज की है वही जिन्होंने किसकी खोज की थी, पहले लिविंग सेल की। तो क्या नाम है उनका, एंटोनी वैन लियोवेन हॉक, है ना। एंटोनी वैन लियोवेन हॉक, याद है आपको, आया ना। इन्होंने किसकी खोज की थी, रेड ब्लड सेल की। मेनली इसकी संख्या आप सबको पता है, संख्या यानी क्वांटिटी की बात की जाए तो संख्या 50 लाख है ना, आया ना। तो मेनली ये जो संख्या है वेरी कर रही होती है। मेल के अंदर अगर बात करोगे तो मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन होती है, 5 से 5.5 मिलियन, मिलियन मतलब लाख, नहीं सर 10 लाख। तो 50 लाख से 55 लाख तक होती है मेल के अंदर। फीमेल की अगर बात करोगे तो फीमेल के अंदर कितना होता है भाई, तो 4 से 5 मिलियन, यानी 40 से 50 लाख, है ना। फीमेल में क्या होती है, कम, क्योंकि इनके अंदर ब्लड ही क्या होता है, कम। क्लियर है, अच्छा। और अगर हम बातें करें इनकी, तो मेनली इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यानी बनते कहाँ पे हैं ये, तो ये भी बनेंगे बोन मैरो में। कहाँ बनेंगे, बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा में बनेंगे। किस में बनेंगे, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। लेकिन जब ये मरते हैं तब कहाँ मरते हैं, जब यानी खराब कब होते हैं, तो मेनली देखिए बनेंगे
अस्थि मज्जा में, और 120 दिन बाद, यानी लाइफ स्पैन इनका कितना होता है 120 दिन। 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। जो इनकी आयु होती है कितनी होती है 120 दिन। तो 120 दिन बाद ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेड। और डेड होने का मतलब डेड कहाँ पे होंगे, तो डेड होके ये जाएंगे कहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बताता हूँ। मेनली जब कोई सेल डेड होता है तो सेल के डेड होने का कारण है, डेड होने का कारण है न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो जाना, और क्या, और लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम को जानते हो, मेनली इसको क्या बोलते हैं, एटम बम ऑफ द सेल, बोलते हैं इसको। तो ये एटम बम ऑफ द सेल है। लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है, और लाइसोसोम का क्या हो जाना, फट जाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं कि सेल डेड हो गया। देखो सेल डेड होगा यानी एक सेल है तो उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, दो क्या बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। मान लो ये सेल है तो सेल का मेन जो होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें एक होता है लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम बहुत ही खतरनाक पीएच वैल्यू के साथ होता है, यानी इसका एसिडिक मतलब अगर देखोगे तो मेनली 3.5 से 4 के बीच में इसका पीएच मान पाया जाता है। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक, 3.5 से 5 के बीच में। और खुद देख पा रहे हो कि बहुत खतरनाक वाला एसिड है। अभी ये करता क्या है मेनली लाइसोसोम, तो मेनली इसका काम है कि अगर सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया एंट्री मार रहा है जो सेल से बहुत छोटा है और नुकसान पहुंचाने वाला है, तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर डुबा देता है, डुबा के क्या कर देता है, मार देता है। समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि देखो ये काम कैसे करेगा, ब्रेन से। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सब काम किसके कारण हो रहा होता है, ब्रेन से। ब्रेन हमको बताता है कि ये करना है वो करना है तो हम कर रहे होते हैं। हमारे सभी ऑर्गन ब्रेन की डायरेक्शन से चलते हैं, ठीक है ना, ब्रेन की डायरेक्शन से। तो मेनली ये जो लाइसोसोम है ये भी किसके अनुसार चलेगा, न्यूक्लियस से, क्योंकि सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ने इसको आदेश दिया तो ये काम करेगा। अब सपोज कर लो न्यूक्लियस यानी हमारा जो दिमाग है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो हम सही तरीके से सेल ऑर्गेनल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करा पाएंगे नहीं। वैसे जब न्यूक्लियस अनकंट्रोलेबल हो गया या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ये लाइसोसोम भी क्या हो जाएगा, अपने आप उल्टा सीधा काम करेगा और ज़्यादा मात्रा में क्या बना लेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ में आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में बना लेगा, जिससे वो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और जब फट गया तो पूरा एंजाइम कहाँ किस में फैल जाएगा, सेल के अंदर, और पूरा सेल क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आया ना। तो एक सेल के डेड होने का कारण है उसके अंदर का एंजाइम, यानी सेल कभी भी मरता है तो उसके अंदर का लाइसोसोम ही फट जाता है पहले, और फटने से पूरा पूरा सेल मर जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन आरबीसी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ना ही न्यूक्लियस है ना ही लाइसोसोम है। इसीलिए बेचारा जब ये खत्म होता है, यानी जब इसकी आयु खत्म हो जाती है, तो एक्चुअल में देखो लाइसोसोम रहता तो खत्म कर लिया होता, खा के खत्म कर दिया होता। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई खत्म करने वाला है नहीं, तो मतलब ये जो कण है इसके आरबीसी के, वो उसी सेल में उसी ब्लड में क्या होंगे, घूम रहे होंगे। समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये कहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं, यानी डेड होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, एक तो स्प्लीन में। कहाँ पे जाएंगे, स्प्लीन। स्प्लीन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्लीहा, या तिल्ली भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली, सुने होंगे, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। या तो डेड होंगे तो कहाँ जाएंगे, स्प्लीन में, या तो कहाँ जमा होंगे, लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। लीवर यानी यकृत। समझ में आए ना। कारण क्या है, कारण क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कारण न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कारण क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस पाया जाता तो लाइसोसोम भी पाया जाता, और लाइसोसोम पाया जाता तो फिर इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं पे जाने की। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो स्प्लीन को हम लोग इसीलिए बोलते हैं यार्ड ऑफ द सेल, या कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं सॉरी शरीर का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, शरीर का कब्रिस्तान। शरीर का कब्रिस्तान कहाँ है, यही है। या ब्लड का या खून का कब्रिस्तान कहाँ पे है, स्प्लीन है। देखो पैदा भी यहीं से होता है, ब्लड जो होगा जमा कहाँ होगा, यहीं से होगा। तो इसके पहले दोनों नाम लिख लो ना। इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक।
क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा। और इसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। तो मेरे लिए कब्रिस्तान भी है और ब्लड बैंक भी है। ठीक है, देखो मरे तो कहाँ गए? कब्रिस्तान में। और ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये गया जमा हो जाएगा प्लीहा के अंदर। ऐसे प्लीहा है तो ये प्लीहा, इस प्लीहा के अंदर क्या हो जाएगा? ये जमा हो गया, मरा हुआ है आरबीसी। कुछ दिन बाद ये रीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनरेट। रीजनरेट मतलब यही जो आरबीसी है पुनः पैदा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पुनः जिंदा हो जाएगा। और जिंदा होकर फिर कहाँ रहेगा? उसी में इकट्ठा रहेगा। तो इसीलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? ब्लड बैंक। और कब्रिस्तान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मर रहा है तो कहाँ जाके जमा हो रहा है? वहीं पर। आप कहोगे सर लीवर में भी होता है? नहीं, लीवर में होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्प्लीन में। क्लियर है कि नहीं है? इसको ब्लड बैंक क्यों कहते हैं और इसको कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? दोनों बातें क्लियर हो गई? आया ना? बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला यहाँ पे रीजनरेट होता है। रीजनरेट मतलब जो मरा हुआ है आरबीसी वही वापस थोड़ा सा जिंदा होगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बन जाएगा आरबीसी, बहुत थोड़ा सा बनता है। 20 ml या 30 ml मान के चलो आरबीसी बन जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, थोड़ा सा बनता है। जब ज़रूरत होती है ब्लड को तो फिर ये इस ब्लड क्या कर लेता है? इस आरबीसी को पुनः क्या कर लेता है? यूज में लेके आता है और स्प्लीन से पुनः क्या कर लेता है? मांग लेता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लड बैंक। क्योंकि इसने क्या किया हुआ है? इकट्ठा किया हुआ है। समझ में? बैंक का काम यही तो होता है। आया ना? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। पहली बात तो ये देखिएगा। दूसरी बात ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी अगर देखोगे मतलब इसके पास क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो मेनली कोई भी स्तनधारी, हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। किस में आते हैं? मैमल्स। स्तनधारी हैं हम लोग। तो मेनली कोई भी स्तनधारी है उसके आरबीसी में कभी भी क्या नहीं पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। सेल है ना भाई, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। सेल मतलब उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन किसी भी मैमल्स के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा? सेल नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। क्या नीचे दिखाई दे रहा है? सर मार्कर यूज करता हूँ मैं। नीचे दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है मेनली किसके? मैमल्स के। मैमल्स मतलब स्तनधारी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है भैया, लगभग में तो नहीं पाया जाएगा। लेकिन एक है कैमल। कैमल मतलब ऊंट। ऊंट के आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक और आता है इसी तरीके से, लामा होता है। ठीक है, तो लामा के भी आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। याद रखिएगा। समझ में आया? आया ना? और जो आरबीसी है वो ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है ना? ब्लड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। तो ब्लड की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड क्या है? आरबीसी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसके शेप की बात करेंगे। शेप मतलब आकार। तो आकार इसका कैसा होता है? तो आकार इसका ओवल शेप में होता है। ओवल, अरे यार वो तो छोटा मतलब वो तो समझ में आ गया ना। साइज उसकी क्या होती है? छोटी होती है। यहाँ पे साइज लिखा है मैंने, क्या बताया? साइज। ये क्या है? शेप मतलब बनावट कैसी होती है। तो एक तो आप जानते हो कॉनकेव वाला, कॉनकेव मिरर देखे हो? हैं? कॉनकेव जानते हो क्या होता है? अंदर से दबा होता है, ऐसे, है ना? क्या होता है? अंदर से दबा होता है। अब सपोज कर लो मैं 2 ले रहा हूँ, सॉरी यार बार बार तार, यहाँ पे 2 ले लिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे? एक है तो कॉनकेव, 2 है तो बाई कॉनकेव। क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव। तो ऐसे जो हमारा जो सेल होता है, कौन? आरबीसी वाला, वो क्या होता है? दोनों साइड से क्या होता है? दबा होता है। ठीक है ना? दोनों साइड से दबा होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव। और एक होता है ओवल शेप। कौन सा होता है? ओवल शेप। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ओवल शेप। तो या तो ओवल शेप में या तो बाई कॉनकेव। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। आएगा समझ में, उसका शेप समझ लिया, साइज समझ लिया, अंदर की बातें पूरी समझ ली, यहाँ तक आया ना। ये पूरा का पूरा क्या था, आरबीसी था। आई होप समझ में आ गया आरबीसी के बारे में, ठीक है। यस आर नो, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। कुछ और बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे जगह है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। नहीं है जगह, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आरबीसी के बारे में इतना जितना समझ लिया इतना रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे आगे के टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए अच्छे से आप लिख लीजिएगा, आई थिंक मैंने अच्छे से ही आपको दे दिया है लिख के, ठीक है, कि आप एक स्लाइड से अच्छे से नोट बना लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।